हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, जो कि आपकी राजनीति की बुनियादी अवधारणाओं से शुरू करेंगे। राजनीति की बुनियादी अवधारणा में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, सबसे पहले हम स्टेट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट क्या चीज़ है। स्टेट किस बला का नाम है, राज्य क्या है। ठीक है, राज्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राज्य के बारे में बात करेंगे। क्या है राज्य? राज्य या देश वह इकाई होती हैं जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबाव से मुक्त यानी कि संप्रभु रूप से कार्य करती है। तो कोई बाहरी दबाव ना होता है और बाह्य दबाव के बिना एक व्यवस्थित सरकार काम करती है, कार्य करती हैं, तो ये अपने राज्य के अंतर्गत होता है। राज्य के आधारभूत तत्व, आपके आधारभूत तत्वों में निश्चित भूभाग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग यानी कि जनसंख्या है, सरकार है और महत्वपूर्ण कारक, एक आपके महत्वपूर्ण कारकों में से एक संप्रभुता रहने वाला है। तो प्रमुख आधारभूत तत्व एक क्या, किसके? राज्य के आधारभूत तत्व होने चाहिए। कम से कम यहाँ पर आप एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग के अलावा यहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक जनसंख्या होनी चाहिए। अच्छा, सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, संप्रभुता होना चाहिए। एक सेकेंड। संप्रभुता, ओके। देखिएगा, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। इस अर्थशास्त्र के अनुसार 7 अंग होते हैं राज्य के। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत देते हैं। सप्तांग सिद्धांत। दुर्ग, सबसे पहले दुर्ग, फोर्ट होना जरूरी है भाई। फिर राजा, किंग के बाद में राजकोष होना चाहिए, राजकोष। सेना होनी चाहिए, आर्मी। अमात्य होना चाहिए। 5वां क्या होना चाहिए? अमात्य होना चाहिए, अमात्य। अच्छा, अमात्य होना चाहिए, बिल्कुल। और मित्र राज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मित्र राज्य होने चाहिए। मित्र राज्य होने चाहिए, बिल्कुल। क्षेत्र, भूभाग, क्षेत्र और आपके भूभाग होना चाहिए। तो 7 होना चाहिए। एक तो आपके दुर्ग, राज्य, अमात्य, राजकोष, सेना, मित्र राज्य और क्षेत्र या भूभाग। ये 7 आपके बताए किसने? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत हमने बात करी, ये मामला है। फिर नेशन के बारे में बात करते हैं, राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। राष्ट्र को लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्र लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि संगठित समाज के रूप में विद्यमान है। जो कि क्या है? एक संगठित समाज के रूप में विद्यमान है। संगठित समाज, ओके। विशेषताएं देखें तो एक क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, राष्ट्र में एक क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक समान ऐतिहासिक निरंतरता होती है,
राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। बहुत क्लियर चीज़, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि राज्य है एक राजनीतिक अवधारणा। राज्य को हमने पहले से पढ़ा है तो वो क्या है, एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में है। लेकिन राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक आपकी अवधारणा है। ठीक है ना, सांस्कृतिक अवधारणा है। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं कंट्री के, क्या वो स्टेट है क्या वो नेशन है। तो देखिएगा, इंडिया है, इंडिया स्टेट भी है और नेशन भी है। सांस्कृतिक अवधारणा के अंतर्गत सामूहिक रूप से रहते हैं और इसमें बहुत सारे राज्य हैं। तो राज्य के समूह से बना है राष्ट्र। तो राज्य भी हैं और आपके नेशन राष्ट्र भी हैं। जापान है आपके सिर्फ और सिर्फ, जापान भी अपनी तरह राज्य भी है और नेशन भी है। लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेट के अंतर्गत रखेंगे, राज्य के नेशन के रूप में नहीं रखेंगे। अरब नेशन में सिर्फ स्टेट है, कोई राज्य नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ नेशन है। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं, लेकिन सबसे पहला हम देखते हैं राज्यत्व का आपके देवीय सिद्धांत। हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, हम भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं। हमें जो चीज़ की उत्पत्ति पता नहीं चलती हम भगवान पे धकेल देते हैं, यही होता है। तो आपके राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये आपका देवीय सिद्धांत मानता है और वह अपने राज्य के ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। जो राजा हैं, ये राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है। ईश्वर का ये प्रतिनिधि है और ये ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है कौन, राजा। और उन्हीं के ही आदेश, उन्हीं के जो आदेश हैं, इन आदेशों को लागू करने का काम कौन करता है, किंग करता है, राजा करता है। अंततः देवी सिद्धांत के आधार पर राज्य का अस्तित्व में आए। देवी सिद्धांत पर ही आपके आधार पर राज्य अस्तित्व में आया। और उदाहरण थे आपके जिल्ले ही इलाही, ईश्वर की छाया। उदाहरण देख सकते हैं, जिल्ले ही इलाही यानी कि ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया। दूसरा है सामाजिक समझौता। इंसान जब कुछ थोड़ा बहुत समझने लगा तो उसे लगा कि भाई एक समझौता किया जाए, राज्य की स्थापना की जाए और इसके अंतर्गत लोगों को राज्य की प्रमुख हो और अपने कुछ अधिकार सौंपे। और दूसरी तरफ राजा ने अपने लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली। देखो, समझते हैं इसको। सिद्धांत है, सिद्धांत ये जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो के द्वारा आपके दिया गया। हम जब इसे जॉन लॉक को, थॉमस हॉब्स को वगैरह रूसो को पढ़ते हैं ना, तो बहुत तगड़ी तरीके से समझाया गया है कि कैसे राज्य क्यों है, कैसे ये एक समझौता है। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की अवधारणा के पूर्व मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिससे में केवल अनिश्चितता थी। तो इससे पहले क्या थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी और लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना करी। इसके अंतर्गत समस्त जो लोग थे, उन लोगों ने राज्य के प्रमुख को अपने कुछ जो अधिकार थे, ये अधिकार उन्हें सौंप दिए। और दूसरी तरफ उनसे उम्मीद करी कि राजा क्या करेगा, हमारी सेफ्टी करेगा, हमें सुरक्षा की गारंटी देगा, हमें सुरक्षा देगा। ठीक है। वर्तमान में लोकतंत्र में जनता मतदान के माध्यम से शासकों का चुनाव करती है, उन्हें शक्ति प्रदान करती है। तो शक्ति प्रदान करने का काम करती है, अपने कुछ अधिकार उन्हें सौंपती हैं, बदले में चाहती हैं गारंटी किस चीज़ की, सुरक्षा की गारंटी। यही एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जिसमें रूसो और होब्स जैसे व्यक्ति हुए। साथ में आप लॉक के बारे में बात करेंगे, जॉन लॉक के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
अच्छा, राजतंत्र में सभी शक्तियां राजा में निहित होती हैं। राजतंत्र में सभी शक्तियां राजा में निहित होती हैं। राजतंत्र के बारे में बात करें तो विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायपालिका शक्तियां, अर्थात राजतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण होने के कारण राजा प्राय निरंकुश हो जाता है। ठीक है ना। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन देता है? मोंटेस्क्यू देता है। वो मानते हैं कि एक बंदे के पास इतनी शक्ति होगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो मोंटेस्क्यू कहता है शक्तियों का पृथक्करण हो जाना चाहिए। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। ठीक है ना। राजतंत्र तो है शक्ति के केंद्रीकरण पर और लोकतंत्र है शक्ति के पृथक्करण पर। शासन व्यवस्था देखते हैं मित्रों शासन व्यवस्था देखते हैं। शासन व्यवस्था में अपने यहां पर विधायिका है, ठीक है, विधायिका है, कार्यपालिका है और यहाँ पर न्यायपालिका है। तो देखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, ये शासन तीनों भागों में अलग अलग बांटा गया है। इसे शक्ति पृथक्करण कहते हैं। यहाँ पर विधायिका के अंतर्गत आपकी स्टेट में, केंद्र में तो होगा संसद और राज्य में होगा आपके क्या, विधानमंडल। ठीक है ना। केंद्र में ऊपर क्या होगा, संसद होगा और आपकी विधायिका के अंतर्गत राज्य में होगी विधानमंडल। दोहरी विधायिका है संसद में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारत विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दो भागों में बंटी हुई है। राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543 सदस्य हैं। विधानमंडल भी दो भागों में है। 6 जगहों पर आपकी क्या, विधान परिषद भी है। 6 जगह पर विधान परिषद भी है, बाकी जगह विधानसभा है। ठीक है ना। जहाँ पर एमएलए आते हैं और जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर एमएलसी आते हैं। दोनों में संसद सदस्य होते हैं, जिसे एमपी कहते हैं। किसमें, संसद में। लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद होती है मूल रूप से, और यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में कौन होती है, राज्य मंत्री परिषद होती है। ये विधायिका के हो गए। कार्यपालिका में भी दो भागों में कार्यपालिका बंटेगी। एक कार्यपालिका हो जाएगी स्थायी रूप से। स्थायी रूप से में आपके नौकरशाही होंगे जो आपके प्रशासनिक काम करते हैं, वो प्रशासन। और अस्थायी रूप से कार्यपालिका में जो शासन करते हैं वो, यानी कि मंत्री परिषद हो जाएगी। ठीक है ना। ये अपने कोऑर्डिनेशन से चलते हैं बीच में, ये इन पे लगभग आदेश देते हैं और आदेशों की पालना नौकरशाही के द्वारा की जाती है। तो ये स्थायी है और ये अस्थायी है। वही न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है और उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय है। बाद में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। फिर क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। देखो, भारत के बारे में बात करते हैं। भारत में दोहरी विधायिका है। क्या है, भारत में दोहरी विधायिका है। दोहरी विधायिका है अर्थात केंद्र और राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या है, दोहरी विधायिका है। केंद्र के लिए अलग विधायिका काम करती है, राज्य के लिए अलग विधायिका काम करती है। ओके, नेक्स्ट, भारत में दोहरी कार्यपालिका है, यानी कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग अपनी मंत्री परिषद होती है। एक केंद्रीय मंत्री परिषद, एक राज्य मंत्री परिषद। तीसरी बात, भारत में एकल न्यायपालिका है, अर्थात उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय के अधीन है, यानी कि एकल न्यायपालिका है। वहीं देखिएगा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। तो संसदीय शासन व्यवस्था है तो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है कि कार्यपालिका ये करेगी या वे, यानी कि आपके संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है विधायिका का आपके विधायिका के कार्यपालिका कंट्रोल में होना, यानी कि कार्यपालिका का विधायी के अंतर्गत आपके रहना, उनके प्रति उत्तरदायित्व रहना। ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यायपालिका अपनी अलग है, विधायिका है, इस विधायी के अंतर्गत ही आपकी क्या है, विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका या मंत्री परिषद है। ठीक है ना। ब्रिटेन के बारे में बात करें, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः वहाँ भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों विधायिका के भाग हैं, अतः ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो संसद की सर्वोच्चता कहाँ पर है, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पर आपकी न्यायपालिका, देखिएगा यहाँ पर संसद है, संसद के अंतर्गत ही न्यायपालिका है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और कार्यपालिका है तो हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है ना। तो ये संसद के अंतर्गत वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। क्या पर
संसद की मतलब प्योर संसदीय व्यवस्था भारत में भी है, लेकिन वहाँ की संसद की सर्वोच्चता है और हमारे भारत के संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका के अंतर्गत बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है। ठीक है ना। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के तीनों क्या हैं, अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं संविधान और संविधानवाद के बारे में बात करते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूटियो से उद्भूत है, जिसका अर्थ होता है आदेश देना या विनियमित करना। आदेश देना या विनियमित करना इसका आपके शाब्दिक अर्थ होता है, लैटिन शब्द है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपका लैटिन शब्द है, कॉन्स्टिट्यूटियो। ठीक है ना, उद्भूत होता है वहाँ से। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें मौलिक सिद्धांतों और विधियों का संग्रहण होता है। तो आपके संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें मौलिक सिद्धांत है, ये मौलिक सिद्धांत और साथ में विधियों का संग्रह होता है। तो विधियों का संग्रह ही और मौलिक सिद्धांत है जो संबंधित आपके संगठन और सरकार की कार्यप्रणाली तथा उसके वातावरण को निर्धारित और नियमित करती है। जो कि संबंधित जो संगठन है और सरकार है उसकी क्या करती है, कार्यप्रणाली है और आपके उसका जो वातावरण है इसको निर्धारित और विनियमित करने का काम करती हैं संविधान। सामान्यतः देश का सर्वोच्च विधान है, ये देश का बाध्यकारी होता है। देश पर क्या है, बाध्यकारी है, देश को बचाए रखता है, देश के लिए अति महत्वपूर्ण ये आपकी चीज़ है। संविधान के भी हम मूल रूप से दो प्रकार देखते हैं। एक प्रकार होता है अलिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान। देखो अलिखित संविधान के अंतर्गत अपन बात करते हैं, समय के साथ विकसित हुआ है, समय के साथ विभिन्न परंपराओं से उन परंपराओं को धीरे धीरे रूढ़िता आते हुए वो बन जाता है। ठीक है ना, सॉरी रूढ़िता नहीं, मतलब समय के साथ में वो परंपराओं के अनुसार बनता रहता है। ठीक है ना। ये लचीलापन होता है इसमें, क्योंकि समय के साथ में बदलता रहता है। लागू करने की निर्धारित तिथि नहीं होती इसकी। उदाहरणतः ब्रिटेन में देख लो, यद्यपि आंशिक रूप से लिखित भी है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। वही लिखित संविधान होता है, ये योजनाबद्ध होता है, अच्छे से वहाँ पर एक संयोजित, संगठित और व्यवस्थित होता है, निश्चित तत्व होते हैं उसमें, तार्किकता और चेतना के अधिक होती है इसमें, और कठोरता के तत्व होते हैं। निर्धारित तिथि को घोषित होता है। ये भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जापान में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। संविधान के कार्य क्या क्या रहते हैं, तो संविधान के कार्यों के अंतर्गत हम बात करते हैं कि भाई संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या काम करते हैं। ऐसा तो राजनीतिक व्यवस्था का काम करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति है, उसके उद्देश्य हैं, उसकी कार्यप्रणाली है, उसके प्राधिकार या शक्तियाँ हैं, सीमाएँ तय करता है। राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो राजनीतिक पॉलिटिकली अपना जो व्यवस्था बनी हुई है, इनकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसकी कार्यप्रणाली, उसके प्राधिकार या शक्तियाँ या सीमाएँ निर्धारित करता है। दूसरी बात, नागरिकता और नागरिकों को अधिकार और दायित्व का निर्धारण करता है कि नागरिक के उसके क्या दायित्व होंगे, क्या उसके अधिकार होंगे, अधिकारों और दायित्व का निर्धारण करता है, उनकी रक्षा करता है। तीसरी बात, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मूल्य, लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्शों का क्या होंगे। सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, इन तीनों के मूल्य, लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्श, किस प्रकार से सामाजिक स्थिति रहेगी, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति रहेगी, किस प्रकार से राजनीतिक मूल्य रहेंगे, उसके लक्ष्य रहेंगे, उसके उद्देश्य रहेंगे, आदर्श रहेंगे, सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है। ये अपना भारत जैसे देखो पंथ निरपेक्ष समाज रहेगा या फिर देश रहेगा, आर्थिक रूप से समतामूलक रहेगा समाज, और लोकतंत्र रहेगा। राजनीतिक रूप से लोकतंत्र, आर्थिक रूप से समतामूलक यानी कि समान अवसर मिलने चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष समाज है या देश है, ये सारी चीज़ें निर्धारण करता है संविधान। चौथी बात कि राष्ट्रीय मूल्य या उद्देश्यों का मार्गदर्शन करता है। तो राष्ट्रीय मूल्य या उद्देश्यों का मार्गदर्शन करता है, पल पल पे बताता है कि हम किस राह पे जाने को लिए तत्पर हैं और किस राह की तरफ हमें जाना चाहिए। संविधानवाद का अर्थ क्या है, देखो ऐसा शासन तंत्र जिसमें सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित होती हैं। सरकार को अपने सभी कार्य संविधान के अनुसार करने होते हैं। तो संविधानवाद का अर्थ है ऐसा शासन तंत्र जिसकी सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित होती है, यानी कि सर्वे सर्वा है संविधान, सब कुछ है संविधान, संविधान ही सीमित और नियंत्रित करता है। सरकार को ये अपने सभी कार्य संविधान के अनुसार ही करने होते हैं, यही अपना संविधानवाद है। संविधानवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है, सीमित सरकार, शासकों की जो निरंकुशता है ये नहीं हो पाती है, कानून का शासन रहता है, रूल ऑफ लॉ रहता है, सरकार कानूनों के अधीन कार्य करती है। अगली बात कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा
मौलिक अधिकार को रक्षा की जाती है। शक्तियों का विभाजन होता है अलग अलग, सभी के अपने अपने शक्तियाँ होगी, उस शक्तियों का विभाजन होगा, अपने अपने उस अनुसार से काम करेंगे। और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। देखिएगा, संवैधानिक सरकार वह है जो क्या करे, राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आपके प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, राज्य के प्राधिकरण पर स्वतंत्रता पर आपके प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। दूसरा है राज्य के प्राधिकरण पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। तो राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, या फिर दूसरा राज्य के प्राधिकरण पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। तो अपने हिसाब से देखो भाई, उत्तर तो होना चाहिए बी, क्योंकि देखो राज्य प्राधिकरण हित में कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आपके प्रतिबंध नहीं लगाती। जो संवैधानिक सरकार होती है वो संवैधानिक सरकार राज्य के प्राधिकरण पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित के लिए प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। तो ऑप्शन आपके बी इज राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, ये बात थी अपने किसके अंतर्गत, अपना ये टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हम मूल चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझे, जो कि आपकी राजनीति की बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी हैं, इसके बारे में हम चीज़ें समझे कि राज्य क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, राष्ट्र ब्रिटेन वगैरह, अमेरिका के तरह भारत में किस प्रकार का संविधान है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान के प्रकार हमने देखे, संविधान के कार्य देखे, संविधानवाद की मुख्य विशेषताएं देखी, एक आध क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। इस कक्षा को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सिरेमिक एकेडमी के नोट्सों को क्रेडिट देते हुए थैंक्स टू द आपने ये चीज़ें उपलब्ध कराई, और बेहतर पढ़ाई के लिए आप सिरेमिक एकेडमी के ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सों के माध्यम में, विभिन्न प्रकार के फैकल्टी के माध्यम से उनके आप इस्तेमाल कीजिए, अपनी तैयारी को और बुलंद बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर टीचर्स हैं, आपकी तैयारी को चार चांद प्राप्त करने में, चार चांद लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सिरेमिक एकेडमी। चलिए, सिरेमिक एकेडमी का धन्यवाद देते हुए इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।